गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप लोगों का 11 तारीख को पेपर है, तो इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी रिवीजन करवाना चाहती हूँ। और इसके अंदर हम आज शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आपको पता है, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हो रही हैं उसमें दो ही तरह के परिवर्तन होते हैं, या तो भौतिक या रासायनिक। तो हमारे जो पहला चैप्टर है उसके अंदर है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया का हमें पता कैसे चलता है? सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे? कोई चीज़ ठोस है तो द्रव बन गई है, द्रव है गैस बन गई है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। जैसे हमने आग जलाई तो लकड़ी का रंग भूरा था, उसके बाद उसका रंग काला हो गया। उसके बाद है गैस का उत्सर्जन। जब भी आप आग जलाते हो तो उसमें गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग तरह की गैसें। चौथा है आपका तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन आएगा ही जब हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं। जैसे आप चाय बना रहे हैं तो आपका दूध, पानी, सब चीज़ें ठंडी थी, चाय बनी तो वो गर्म है, उसके तापमान में परिवर्तन आया है। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद है शब्द समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में शब्द के रूप में लिखना, उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। और इसी को अगर हम प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाया गया है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे Mg+O2 से बनता है MgO। इस चैप्टर में हमारा दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण यहाँ पे हमने ली है जब जंग लगता है। जंग लगने के लिए रासायनिक समीकरण होती है Fe+H2O, उससे बनता है Fe3O4+H2। इसको संतुलित करने का सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम सारे सूत्रों को, सारे प्रतीकों को हम डब्बों में रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि किस किस परमाणु का कितने कितने उसके अंदर परमाणु हैं। जैसे यहाँ पे Fe में शुरू में एक परमाणु है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देखो, इसमें Fe में एक परमाणु है, H2O में आपका हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक है। फिर जब वो बना है उसके अंदर Fe3 मतलब तीन आयरन के हैं, O4 मतलब चार ऑक्सीजन हैं, प्लस H2 मतलब यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो यहाँ हमने परमाणुओं की संख्या की गिनती कर ली है। अब हम क्या देखेंगे कि जिसके सबसे ज़्यादा परमाणु हैं, तो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम किसको चुन रहे हैं? Fe3O4 में से क्या है सबसे ज़्यादा? O के कितने हैं? 4, तो O को चुनेंगे। तो हमने सबसे पहले O को संतुलित करने के लिए क्या किया? जो हमारे अभी ये बना था Fe3O4, Fe3O4 के अंदर हमारे 4 ऑक्सीजन थे। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने H2O को 4 से गुणा कर दिया, तो बन गया हमारा 4H2O। अब हम दूसरे तत्व को चुनते हैं। अब दूसरा तत्व हमने ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं आपके? हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 परमाणु हैं। अब 8 परमाणु करने के लिए हमें दूसरी तरफ क्या करना है? हाइड्रोजन के दो परमाणु थे यहाँ पे, अब इस दो परमाणु को हम क्या कर रहे हैं? 4 से गुणा कर रहे हैं। तो 4 दूनी अब यहाँ पे कितने बन गए? 8। अब हम तीसरे तत्व को संतुलित करते हैं। तीसरा तत्व हमारा क्या है यहाँ पर? Fe आयरन। Fe क्या होता है? आयरन। आयरन को हम संतुलित कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 आयरन हैं, यहाँ पे हमारा एक भी आयरन नहीं था, तो हमने इसको किससे गुना कर दिया? 3 से। तो 3 से गुना करने पे ये बन गया 3Fe। अब दोनों तरफ से परमाणुओं की संख्या को हम मिलाते हैं। इधर भी आयरन के 3 हैं, इधर भी आयरन के 3 हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हैं। यहाँ पे 4 O, यहाँ पे भी 4 O हैं। तो इस तरह से हमारे जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, तीनों तत्व हमारे जो हैं वो
संतुलित हो गए हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिखा एस। एस क्या दिखा रहा है इसकी भौतिक अवस्था को कि ये ठोस है। यहाँ पे लिख दिया हमने एल। यहाँ पे लिख दिया एल। एल दिखा रहा है कि लिक्विड है, द्रव है। Fe3O4 में क्या है, सॉलिड। ये आयरन का ऑक्साइड बन गया है। फिर हमारा बना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो इसके पीछे हमने लिख दिया जी। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्योंकि इसमें हम सबसे बड़े परमाणु की संख्या वाले परमाणु को ले रहे हैं और उस परमाणु को हम सबसे छोटी संख्या से गुणा कर रहे हैं। तो क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको पता है मुख्य 5 प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें जो चीज़ें मिलती हैं, जो शुरू में हम पदार्थ लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। जो बन जाता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब कोई एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें हम देख रहे हैं CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O दो अलग अलग पदार्थ हैं। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। H2O हमारा पानी है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना और साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा निकलती है तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन की बिल्कुल विपरीत होती है। संयोजन में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं और वियोजन में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर को गर्म किया तो क्या बना, बिना बुझा हुआ चूना CaO। और क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन इसके अंदर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण जो हमने लिया है वो है 2AgCl। उसको जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो बनता है 2Ag प्लस Cl2। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी जो हम पहले फोटो खींचते थे तो उसके नेगेटिव बनते थे। उस नेगेटिव में किसका इस्तेमाल होता था, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड AgCl या AgBr। जब हम उनको धूप में रख देते थे या वो बाहर रोशनी में आ जाते थे तो वो टूट के Ag प्लस Cl2 बन जाता था और नेगेटिव खराब हो जाता था। अब तीसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया में 2H2O। जब उसका विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसमें से तो बनता है 2H2 प्लस O2। तो इससे क्या बन गया, हमारा पानी के टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। तो ये 3 तरह की वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण दिए हैं मैंने आपको। पहला है जिसमें ऊष्मा का प्रयोग हुआ है, दूसरा जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग हुआ है, तीसरा जिसमें विद्युत धारा का उपयोग हुआ है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वियोजन की 3 प्रकार बताओ, किन किन तरीकों से उसको वियोजित किया जा सकता है। तो आपके 3 प्रकार हैं, ऊष्मा के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब एक क्रियाशील तत्व उससे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो हमारा बनता है आयरन सल्फेट। कॉपर को आयरन ने हटा दिया है। आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है और कॉपर अकेला आ गया है।
तो यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर दिया है आयरन ने, इसलिए ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो जिंक विस्थापित कर देगा कॉपर को और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। उसके बाद हमारा है लेड, पीबी लेड, सीसा भी बोलते हैं इसे। इसको अगर हम कॉपर क्लोराइड CuCl2 के विलयन में डालते हैं तो हमारा बनता है PbCl2 प्लस Cu। कॉपर हमारा अलग से बच जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में एक ही आयन को विस्थापित करते हैं जब दो आयनिक यौगिक क्रिया करके आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब दोनों आयन एक दूसरे से बदली हो जाएंगे, अपना स्थान बदल लेंगे, तो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे Na2SO4, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का Ba और सोडियम सल्फेट का Na, ये Na और ये Ba एक दूसरे की जगह पर चले जाएंगे। NaSO4, Na2SO4, Na2 की जगह क्या आ गया, Ba, और Ba की जगह पर क्या आ गया आपका, NaCl। तो क्लोरीन के साथ जुड़ गया सोडियम, सल्फेट के साथ जुड़ गया बेरियम। तो बेरियम सल्फेट के इसमें जब बेरियम सल्फेट बनता है तो वो एक सफ़ेद प्रकार का पदार्थ बनता है, इसलिए उसे हम अवक्षेप कहते हैं। क्यों अवक्षेप कह रहे हैं, क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता, वो पानी में अविलय पदार्थ है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें ऐसा सफ़ेद पदार्थ या कोई भी किसी तरह का पदार्थ बनता है जो पानी में ना घुलता हो। लास्ट आपकी अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और एक अभिकारक अपचयित होता है। उपचयन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कमी हो। और अपचयन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ जाए तो उसे हम कहते हैं अपचयन। जैसे कि इस अभिक्रिया में CuO प्लस H2O देता है Cu प्लस H2O। तो CuO में से हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गई, तो CuO का क्या हो गया, अपचयन। हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन। तो अपचयन और उपचयन दोनों ही एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट हमारे दो छोटे से टॉपिक हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण है जंग लगना। जंग कैसे लगता है, जब भी किसी धातु का संपर्क किसी अम्ल, आर्द्रता या वायु से हो जाता है तो वो अपनी चमक खो देता है। आपने लोहे पे जंग लगा देखा होगा, पीतल के बर्तन का हरा रंग हो जाता है, तो सबके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उससे जो धातु है वो उसका ऑक्साइड बना लेती है और उसे हम कहते हैं संक्षारण। लास्ट हमारा है फर्स्ट चैप्टर में विकृत गंधिता। विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, गंधिता मतलब गंध, गंध का बिगड़ जाना। जब भी आप कोई खाना खाते हो, हर खाने में से कोई ना कोई खुशबू आपको आती है, तो अगर उस खाने की खुशबू बिगड़ गई है तो इसका मतलब उसकी गंध विकृत हो गई है। तो विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त या तैलीय पदार्थों में ऑक्सीकरण से उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। आई होप कि आप सबको रिवाइज हो गया होगा फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।